हमारा कल हम 4 रूल्स देख चुके थे, आज हमारा रूल नंबर 5 देखते हैं। लेट्स सी, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होता है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उसके लास्ट में हमको वी ई एस ऐड करना होता है। फिर से देखिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होता है, उसके लास्ट लेटर एफ या एफ ई होते हैं, तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस यूज़ करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। WIFE रूल के अकॉर्डिंग इसमें एफ या एफ ई, तो एफ ई वर्ड आ रहा है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसको रिमूव करके, एफ को रिमूव करके WIVES, इसका VES, एफ या एफ ई को हम रिमूव कर देंगे और उसके प्लेस पे VES ऐड करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, LEAF लीफ, जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट में एफ आ रहा है, तो हम इस एफ को रिमूव करके इस एफ के प्लेस पे VES ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे, लीव्स। नेक्स्ट वन THIEF थीफ, थीफ के एफ को रिमूव करके और उसके प्लेस पे हम VES ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे, थीव, और इसका प्लूरल बनेगा थीव्स। नेक्स्ट वन SHELF शेल्फ, शेल्फ का एस रिमूव करके हम इसके आगे VES ऐड करेंगे तो शेल्फ्स, ये इसका प्लूरल बन जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 5 है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई वर्ड आते हैं तो इस एफ और एफ ई को रिमूव करके हमें उसके प्लेस पे VES ऐड करके और हम उसका प्लूरल बनाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है और आप इस रूल को अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट वन, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एफ या एफ ई होता है पर फिर भी हम उसके आगे VES ना लगाकर एस लगाते हैं, तो वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये हमें माइंड में रखना है। देखिए PROOF, प्रूफ, अब इसमें भी एफ है पर इसके आगे VES ने लगाकर इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, ओनली एस ऐड करके, प्रूफ, प्रूफ्स, हुफ, हुफ्स, चीफ, चीफ्स, सेफ, सेफ्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें ये वाला रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये हमको स्पेशली अपने माइंड में रखना है। अब हमारा रूल नंबर 6, जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ होता है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उसका प्लूरल बनाते समय हमें ES यूज़ करना है। जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके आगे ओ होता है, आपको ये माइंड में रखना है कि अगर लास्ट में ओ है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, ES ऐड कर। अब देखिए टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट वाला लेटर इसका ओ है तो इसका प्लूरल बनाते समय इसके आगे हम ES ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं पोटैटो, इसका भी लास्ट लेटर ओ है तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, इसके आगे ES ऐड करके। अब नेक्स्ट वन देखें HERO, हीरो, हीरो में भी लास्ट लेटर ओ है तो ओ के आगे बाद हम ES इसके ऐड करके इसका प्लूरल बना लेंगे। उसके बाद मैंगो, मैंगो के आगे ES ऐड करके और मैंगोज़, इसका प्लूरल बना लेंगे। तो आज हमने अभी तक 3 रूल देख लिए हैं। फर्स्ट रूल हमने देखा था कि एफ या एफ ई होने पर एफ और एफ ई को रिमूव करके VS ऐड करके बनाते हैं। फिर सेकंड जो रूल हमने देखा था कि एफ और एफ ई होते हुए भी हम उसके आगे सिर्फ एस लगा के बनाते हैं। वो सारे वर्ड्स भी आपने अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अब ये देखिए कि जिसके लास्ट में ओ आता है, जो ओ लेटर से फिनिश होता है जो वर्ड, तो उसके लास्ट में हम ES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तब हम ये देखिए, और हमारा नेक्स्ट रूल कौन सा है कि अगर कोई भी वर्ड शॉर्ट फॉर्म में हो या फिर हमारा इंडियन वर्ड नहीं हो, है ना, किसी फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड अगर हम अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं तो वो फॉरेन वर्ड हो गया। तो अगर उस वर्ड का अगर हमको प्लूरल बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे RADIO, अब इसमें भी आप कहेंगे ओ तो इसके अंदर भी आ रहा है पर ये इस रूल से नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ एस ऐड करके हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे इसमें भी एफ और एफ ई वाले हमने 2 रूल्स देखे हैं, तो उसी तरह से इसमें ओ वाले भी 2 रूल है, पर इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये इंडियन वर्ड्स है और ये इंडियन वर्ड्स नहीं है, ये फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसलिए हम इसके अंदर ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे और इसके अंदर सिर्फ एस लगाकर इनका प्लूरल हम बनाएंगे। जैसे रेडियो के आगे सिर्फ एस ऐड किया, रेडियोज़, पियानोज़, ये सारे फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसलिए ये वाला रूल हम इस पर अप्लाई
नहीं कर रहे हैं। फोटो के आगे हम एस लगाएंगे, फोटोज़, किलो, किलोज़। तो ये दोनों रूल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाले दोनों रूल में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट रूल नंबर 7 देखिए, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे आप EN या ERN ऐसे जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। ये सिंपली आप हर क्लास में ये वर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, CHILD चाइल्ड, और इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके आगे हमको REN ऐड करेंगे, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन देखेंगे ऑक्स का प्लूरल बनाएंगे तो इसके आगे हम EN यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्सन। तो ये डिफरेंट वर्ड्स है थोड़ा, जो आपको अपने माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई कंपाउंड वर्ड्स है तो उसके आगे S लगाकर हम इसके प्लूरल बनाएंगे। जैसे फादर इन लो, ये कंपाउंड वर्ड्स है, फादर इन लो, ये 3 वर्ड्स ऐड होके अलग अलग वर्ड और न्यू वर्ड बनाते हैं, उनको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड के फादर्स इन लो, इसका प्लूरल ऐसे बनेगा, फादर्स इन लो। उसके बाद ये देखिए कमांडर इन चीफ, तो इसका प्लूरल बनाएंगे कैसे? कमांडर्स इन चीफ। तो एस सिर्फ इसमें ऐड होगा, इस वाले वर्ड में यूज़ होगा, इधर यूज़ नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा चेंज है, स्टेप डॉटर, तो इधर यूज़ करेंगे स्टेप डॉटर्स, इसमें पीछे वाले वर्ड में एस यूज़ हो रहा है डॉटर्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टेप फादर, तो इसका प्लूरल बनेगा स्टेप फादर्स। तो आपको ये डिफरेंट कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9 कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनके सिंगुलर से प्लूरल में हम चेंज किस हिसाब से करते हैं। देखिए आई, अगर वर्ड है आई तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? आई का प्लूरल होगा वी। ये किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको इनको ऐसे ही लर्न रखना है और सीखना है। मी का बनेगा अस, माई, इसका प्लूरल हो जाएगा आवर्स, माई सेल्फ का हो जाएगा आवर सेल्फ्स, एंड इधर देखिए ही, शी, इट। कॉमनली अगर इन 3 का प्लूरल सिमिलर होगा दे। उसके बाद हिम और हर, इन दोनों का भी कॉमनली देम होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इन दोनों का होगा देम सेल्व्स। हिज और हर, इन दोनों का होगा देयर। तो ये कुछ ग्रुप में वर्ड्स दे रखे हैं पर इनके प्लूरल 1 ही दे रखे हैं, तो आपको इनको अच्छे से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 10, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिंगुलर वर्ड और प्लूरल दोनों सेम वर्ड होते हैं और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। हम दोनों वर्ड को सिंगुलर में भी वही वर्ड यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी वही वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम ये कौन कौन से वर्ड्स हैं। DER डियर, इसका सिंगुलर फॉर्म भी यही होगा और अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो भी इसका वर्ड DER डियर ही होगा, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं FISH फिश, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है तो भी ये फिश होगा और अगर इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो भी ये फिश ही होगा। सो डियर स्टूडेंट, तो आज हमने देखिए कितने सारे, टोटली हम इस पूरे चैप्टर में 10 रूल्स लर्न कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आपको इन रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है। आप वर्ड्स सिर्फ जो डिफरेंट है, जो किसी रूल से नहीं बन रहे हैं, आपको बस वही ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप सारे रूल्स लर्न कर लेंगे तो आपको ये वर्ड्स बार बार लर्न नहीं करने पड़ेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इसको नोटबुक में लिखकर चैप्टर का टॉपिक डाल के और इसको नोटबुक में अच्छे से अरेंज करके और लर्न करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लेस वैल्यू के बारे में थोड़ा हिंट दिया था, फेस वैल्यू भी बताई थी और प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू में आपको क्या करना है, मैंने आपको चार्ट मैंने कहा था आपको कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, तो हम आज प्लेस वैल्यू के बारे में ही पढ़ेंगे कि इसमें भी 2 टाइप की प्लेस वैल्यू होती है, एक तो इंडियन होती है और एक इंटरनेशनल। वैसे इंडियन तो हमें आती है क्योंकि हम जनरली उसको यूज़ करते हो। इंटरनेशनल तो क्या होता है, जो इंटरनेशनल लेवल मीन्स फॉरेन कंट्री में भी यूज़ करते हैं, मिलियन, बिलियन एसेट्रा। क्लियर, हम तो यहाँ पर करोड़, लेख, इस टाइप में 10,000 यही हम जनरली यूज़ कर रहे हैं। तो अब सबसे फर्स्ट हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। क्लियर, तो सबसे फर्स्ट देखना इंडियन
प्लेस वैल्यू। बाई चांस आपको एक नंबर में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। ये क्लियर? यस। सबसे फर्स्ट हमें स्टार्टिंग करनी है लास्ट से, क्योंकि हमारी जो प्लेस वैल्यू होती है वो लास्ट से स्टार्ट होती है। वंस, नेक्स्ट होगी आपके टेंस, थर्ड, 100। ये आपको चार्ट पर कॉपी में नोट करना है। क्लियर? ये हो गई 1000। नेक्स्ट है आपके 10,000। टी में शॉर्ट में लिख रही हूँ 10,000। नेक्स्ट है आपके लाख। नेक्स्ट है आपके 10 लाख। नेक्स्ट है आपके करोड़। और डिजिट एक और ले लेते हैं हम, एक और डिजिट हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर, तो ये हो गए आपके 10 करोड़। क्लियर? ये इस टाइप से प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें क्या होता है, जैसे ये सब अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं कि ये 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, कोमा। अब इसमें कोमा प्लेसिंग यूज़ करते हैं। मतलब कोमा कैसे प्लेस किया जाता है, इसमें क्या होता है, लास्ट के 3। अब इसमें आपको एक चीज़ और, ये तो सब हो गई इसकी प्लेसेस। क्लियर? अब ये सब ये हैं, ये इन तीनों का जो पैर है वो एक साथ रहेगा। फिर ये दोनों, इन दोनों का एक पैर है, इन दोनों का एक पैर है और इन दोनों का पैर। इसका मीन्स क्या है, हम प्लेसिंग किसके थ्रू करेंगे, पीरियड के अकॉर्डिंग। किसके थ्रू करेंगे, मतलब इसमें पीरियड भी होते हैं। जैसे ये तीनों 1 पीरियड में आ जाएंगे, ये दोनों एक 1 पीरियड में आ जाएंगे, ये दोनों 1 पीरियड में आ जाएंगे और ये दोनों 1 पीरियड में आ जाएंगे। मीन्स क्या कि ये तो 1 के पीरियड में हो गए, ये आपके 1000 के पीरियड में हो गए, ये आपके हो गए लाख के पीरियड्स में, और ये हो गए आपके करोड़ के पीरियड में। इस टाइप से आपके पीरियड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। अब जैसे 1, 10, 100, ठीक है। अब ये तीनों किस में आ रहे हैं, 100 किस में आ रहे हैं, इसी तीनों किस में हो गए, 100 में, ये 1000 में, ये लाख में और ये करोड़ में। मतलब इनके पेयर बन गए, इनको एक नेम दे दिया, मतलब ऑथोरिटी मिल गई कि ये 100 में आएंगे। अब ये इनका क्या होगा, 1000, ये क्या हो जाएगा, लाख, और ये क्या हो जाएगा, करोड़। क्लियर? इस टाइप से इनके ये पीरियड के अकॉर्डिंग हम कॉमा प्लेसिंग करेंगे। अब कॉमा प्लेसिंग में भी आप इसमें बता देती हूँ 100, इसका मीन्स पैर ऑफ 3 कॉमा। क्लियर? 1000 के इसके आगे, देन ये, अब इसके आगे कोई डिजिट है नहीं तो हमें लगाना ही नहीं है। क्लियर? इस टाइप से हमें कॉमा प्लेसिंग करनी है। फिर इसके नंबर नेम लिखने हैं, कोई नंबर नेम दे रखा होगा तो इसको फिगर में यूज़ करना है। अब इसको कैसे रीड करना है, हाउ टू रीड नंबर, किस टाइप से करेंगे। सबसे फर्स्ट हमें इसको प्लेसेस काउंट कर लेनी, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्लियर? अब इसको 10 करोड़ है, इसका मीन्स मैंने यहाँ पर कॉमा प्लेसिंग कर ली है, तो इसका मीन्स ये करोड़, ये लाख, ये 1000 और ये 100। अब इसमें देखना कैसे रीड करेंगे, 32 करोड़, 32 करोड़ 43 लाख। इसके पीछे जो भी पीरियड है, जैसे मैंने पीरियड आपको बताया वो बोलने हैं आपको कि 32 क्यों 2 पैर है तो इसका मैं 10 प्लेस हो गई, इसकी करोड़ में भी 10 प्लेस हो गई ना। ये वंस पे तो 2 आ रहा है और सेकंड पे क्या आ रहा है 3, इसका मीन्स क्या है 32 करोड़ 43 लाख 43,973। अब यहाँ पर 973 100 नहीं बोलना है, फिर यहाँ पर कोई लास्ट में कोई डिजिट नहीं है आपके, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट 973 करके कंप्लीट कर देना। इस टाइप से आपको इसको रीड करना है। कोई बड़ी वैल्यू आ जाए करोड़ तक तो उसको किस टाइप से उसको रीड करना है, ये करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्लेसेस काउंट कर लेंगे, देन कॉमा प्लेसिंग कर लेंगे, देन फिर आगे से रीड करना है, पीछे से रीड नहीं करना है, आगे से रीड करना है। ये आप पूरा चार्ट नोट कर लेना। अब है नेक्स्ट आपके इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट।
यस, इंडियन प्लेस वैल्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। आपके नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। चार्ट, वही प्लेस वैल्यू बता रही हूँ कुछ चार्ट। इसमें भी मैंने आपको नंबर ले लिए 24963304009। यस, इसमें क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ तक तो सेम है, 1000 भी सेम है, मगर उसके आगे से चेंज हो जाएगा, 10,000 तक सेम है। फिर हम क्या करते हैं, मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी साथ साथ में। इसमें सबसे फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि कोमा कैसे प्लेस करना है। रीड तो बाद में करेंगे, पहले इसमें कोमा कैसे प्लेसिंग करेंगे। कोमा कैसे प्लेसिंग है, पेयर ऑफ 3, उसमें क्या था 3 लास्ट में, बाकी के जो थे रेस्ट ऑफ वो क्या थे 2 के पेयर में थे। बट यहाँ पर क्या करना है, आपको सबको 3 के पेयर में प्लेसिंग करनी है। अब 3 के पेयर में कैसे प्लेसिंग करेंगे, ये 1 10 100 इस टाइप से। फिर यहाँ पर भी 3 के बाद में, फिर यहाँ पर भी 3 डिजिट ड्रॉप करके, फिर अगर यहाँ पर कोई डिजिट होगी तो आप प्लेस कर देना, अदरवाइज एज इट इज़। क्लियर। अब जैसे वहाँ पर हमने यहाँ पर 2 के बाद किया था, बट यहाँ पर आपको 3 के पेयर में ही कोमा प्लेसिंग करना है। अब किस टाइप से, ये भी पीरियड के अकॉर्डिंग ही होगा। अब इसको कैसे करना है देखना, सबसे फर्स्ट वंस एज इट इज़। क्लियर, ये हो गया आपके टेंस एज इट इज़, उसमें भी था। दोनों चार्ट को एक जैसा कंपेयर करना है। क्लियर, ये है 100, ये भी एज इट इज़। देन नेक्स्ट ये 1000, ये भी एज इट इज़ था, उसमें भी था। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे भी 10,000 था, उसमें भी था। दोनों को साथ साथ में कंपेयर करना। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारे वहाँ क्या था, लेक। 10,000 के बाद क्या रहा था हमारे, लेक आ रहा था। अब यहाँ पर है 100,000, फिर यहाँ पेयर में हो गया ना 3 तो इसका मीन 1 10 100, ये पूरा 1000 का हो गया। तो क्या हो जाएगा 100,000, क्या हो गया 100,000। नेक्स्ट अब ये कोमा जैसे यहाँ पे हो गया, तो ये न्यू पीरियड, ये न्यू प्लेस आ गई है। अब ये क्या हो जाएगा 1000 की हो गई। अब ये वहाँ पर क्या था 10 लाख, देन करोड़, इस टाइप से था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बिलियन। सॉरी मिलियन। सॉरी मिलियन है ना, मिलियन। अब मिलियन 1 मिलियन। क्लियर, इसे 1000 था तो 1 मिलियन। देन ये हो जाएगा आपके 10 मिलियन, और ये हो जाएगा आपके 100 मिलियन। क्लियर। 10 मिलियन 100, एज का मीन्स 100 मिलियन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर 100 मिलियन। अब आगे और भी डिजिट होगी, जैसे बाई चांस आगे और जैसे मैंने एक डिजिट और ले ली, ठीक है 4 और ले लिया, तो ये किस में हो जाएगा बिलियन। मिलियन के बाद क्या हो जाएगा बिलियन, उसके बाद में क्या आएगा बिलियन। तो ये कौन सा बिलियन, 1 बिलियन। फिर 1 बिलियन आगे और डिजिट होगी वो 10 बिलियन, फिर क्या हो जाएगा 100 बिलियन। तो इस टाइप से आगे से जो भी डिजिट होगी उसको, मतलब आपको लास्ट तक आपके सिलेबस में बिलियन तक ही, तो आपको बिलियन तक ही ध्यान रखना है। तो अब इसमें देखना ये तीनों कौन सी, अब इसके भी पीरियड होंगे, जैसे मैंने उसमें आपको बताया था, उसी के थ्रू तो हम कोमा प्लेसिंग करेंगे। तब ये 1 10 100, तो ये किस में आ जाएगा 100 एज इट इज़। ये दोनों अब यहाँ पर हमने 2 के लिए थे, बट यहाँ पर हमें 3 के लेना है, क्योंकि तीनों एक ही पैर में। तो ये 1000, इसका पीरियड क्या हो जाएगा 1000, और ये तीनों हैं मिलियन। और आगे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आगे का में करना हो तो ये आपके क्या हो जाएगा बिलियन, क्या हो जाएगा बिलियन। ठीक है, आगे और करना हो तो 10 बिलियन। अगर आपको हो तो अगर आप आगे 2 डिजिट ऐड करके और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 बिलियन, बिलियन मीन्स लिखा है मैंने 1 बिलियन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको
प्लेसेस वैल्यू दोनों में कंपेयर पता लग गया। अब इसको कैसे रीड करेंगे वो भी देना, हाउ टू रीड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, उसको कैसे रीड करना है। स्टार्टिंग यहाँ से सबसे फर्स्ट आप प्लेसिंग काउंट कर लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 4 बिलियन, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 बिलियन। क्लियर? तो कैसे हम रीड करेंगे इसको, 4 बिलियन 243। अब ये पूरा एक पेयर है तो आपको एक साथ बोलना है 243। कौन सा है, मिलियन। तो 243 मिलियन 900, फिर से 100 पर ही क्यों इन तीनों को साथ में बोलना है, 963,000, 1000 के बाद 409। अब यहाँ पर 409 क्योंकि इस पर 10 प्लेस पर कोई वैल्यू है नहीं, जीरो तो हम नहीं बोल सकते, तो 409। तो इस टाइप से आपको इसको रीड करना। हम आगे की क्लास में और देखेंगे कि इसको कैसे, इसके नंबर नेम भी लिखेंगे, नंबर नेम दे रखे तो न्यूमरल्स में लिखेंगे। तो इस टाइप से हम इसको आप दोनों चार्ट प्रॉपरली नोट कर लेना और कंपेयर समझना। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सोशल साइंस में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, हाउ, व्हेन एंड वेयर। उसमें मैंने आपको हिस्ट्री क्या होती है उसकी डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स है वो क्यों रखते हैं, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है। उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि हमारी जो डेट फिक्स कर रखी, क्योंकि हिस्ट्री में जो भी इवेंट होते हैं उनको क्रोनोलॉजिकल एज कमेंट में कह सकते हैं या फिर इवेंट में लिखा जाता है, उनको एक के बाद एक घटनाएं लिखी जाती है। तो इसके लिए जो डेट फिक्स की थी और मैंने आपको बताया था कि उसका बेस किसको माना था, जीसस क्रिस्ट का जो बर्थ हुआ था उसको बेस मानकर उन्होंने BC ये सारा उन्होंने परफॉर्म किया था। और उसके बाद ही हम लोगों को पता लगा कि जैसे कौन से ईयर में क्या हो रहा है तो उसके पीछे BCE लगा हुआ है, BC लगा हुआ है, जिससे हमको पता चल गया कि ये जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले हुआ था या जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद हुआ था, क्योंकि उसको क्या माना गया था, बेस माना गया था। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले थे कि हिस्ट्री को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। किसकी ज्योग्राफी, सिर्फ अपने देश के बारे में बता रहे हैं अपन यहाँ पर कि पहले लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उसके बारे में। तो अब ये जो पढ़ा रही हूँ मैं, अप्लाइंग ज्योग्राफी टू इंटरप्ट द पास्ट। ज्योग्राफी को आप इंटरप्ट कर जोड़कर अपने पास्ट को हम कैसे समझ सकते हैं। द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी इज इसेंशियल फॉर अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। क्या दे रखा है, द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है यहाँ पर भूगोल, हिंदी मीनिंग इसका होता है भूगोल, यानी कि भौगोलिक स्थिति को देखना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। किसको समझने के लिए, इतिहास को समझने के लिए। ज्योग्राफी इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लोकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, द मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंड द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। क्या दे रखा है, ज्योग्राफी इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग। भूगोल क्या करता है, हमको अंडरस्टैंडिंग समझाता है। क्या समझाता है, लोकेशन, लोग कैसे रहते थे, कहाँ पर रहते थे, कैसे एनवायरनमेंट में रहते थे, कौन से क्लाइमेट में रहते थे, ये सारी चीज़ें हमको जो पता चलती है वो किसके अकॉर्डिंग पता चलती है, ज्योग्राफी के बेस पर। द मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, उन्होंने राज्य को कैसे बनाया था, कैसे पहले लोग क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे, उनका कोई पर्टिकुलर निवास स्थान नहीं होता। जैसे हम लोग का अभी मकान फिक्स होता है कि हम इसी जगह पे रहते हैं। हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा मकान हो, लेकिन फिर भी फिक्स होता है हम कहाँ पे रहते हैं। लेकिन पहले लोगों के पास ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। अब देखो दे रखा है कि लोग कहाँ पर रहते थे और उसका भी रीज़न है कि वो वहाँ पे क्यों रहते थे। रहने का कोई न कोई रीज़न है। जैसे आप अभी यहाँ पे रह रहे हो तो हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि आपके एनिशियंट, आपके पूर्वज जो थे वो यहीं पे रहते थे, आपके एंसेस्टर्स। तो आप हमेशा से रहते आ रहे हो तो वहीं पर रह रहे हो पर्टिकुलर। तो यहाँ पर भी कुछ रीज़न दे रखे। कुछ लोग होता है अपने बिजनेस के लिए बाहर चले जाते हैं तो पर्टिकुलर वहीं पर रहने लग जाते हैं। कुछ लोगों को कहीं का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी पहले जो लोग रहते थे कहाँ पर रहते थे उसके कुछ रीजंस है, वो देखो आप। Why did the earliest cities developed near the banks of river? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अर्लीस्ट सिटीज, जो प्राचीन सिटीज थे वो नियर द बैंक्स ऑफ रिवर। इसका मीन्स होता है कि पहले जो लोग थे वह उन लोगों ने अपने जो मकान कह सकते हैं या फिर अपना निवास स्थान नदियों के किनारे क्यों बनाया, क्यों बसाया था उन्होंने। आंसरिंग सच क्वेश्चन रिक्वायर ज्योग्राफिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अब क्या दे रखा है, इस आंसर का हमको पता लगाना है कि पहले लोग नदियों के किनारे क्यों रहते थे। तो इसके लिए
इसका इतिहास हमको जानना है तो हमको क्या जानना पड़ेगा, ज्योग्राफिक अप्रोच, यानी कि भौगोलिक स्थिति को हमको जानना पड़ेगा। Early cities developed near the banks of river because the early inhabitants of the river valley civilization depended mainly on farming। देखो क्या रीजन दे रखा है, क्यों रहते थे वो वहाँ पर। Early cities developed near the banks of river because, क्योंकि the early inhabitants of the river valley civilization depended mainly on farming, यानी कि पहले जो लोग थे वो मेन किसके ऊपर डिपेंड रहते थे, फार्मिंग, कृषि के ऊपर डिपेंड करते थे। अब आप लोग को ये चीज़ तो अच्छे से पता है, अगर कोई पर्सन खेती कर रहा है तो उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और पहले तो ऐसे कोई साधन थे नहीं कि आप कहीं से भी पानी का कनेक्शन लगवा दो, कर दो। तो पहले वो लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे रहते थे और वहीं पर खेती करते थे। आसपास के जो भी फील्ड होते थे वहीं पर वो एग्रीकल्चर का वर्क करते थे, जिससे उनको आसानी से पानी मिल जाए। द क्लोजनेस टू द रिवर डिपेंडेंट मेनली ऑन फार्मिंग, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड रहते थे, फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, अपने को पानी की आवश्यकता होती है। देखो क्या दे रखा है, देयर क्लोजनेस टू द रिवर प्रोवाइडेड देम इजी एक्सेस टू वाटर दैट वाज नीडेड फॉर द क्रॉप। दे रखा है देयर क्लोजनेस, पास होने के कारण रिवर्स प्रोवाइडेड देम इजी एक्सेस, वो आसानी से पानी वहाँ से ले सकते थे। किसके लिए, नीडेड फॉर द क्रॉप्स, फसल के उत्पादन के लिए। इन द एंशिएंट टाइम्स देयर वर नो रोड्स, अब प्राचीन समय में न तो अच्छी सड़कें थी, रिवर्स कनेक्टेड डिस्टेंस प्लेसेस एंड वर ऑफ्टन द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी नदी को पार करके जाना पड़ता था। किसके थ्रू जाते थे आप, नदी को पार करके जाना पड़ता था। इसलिए वो लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे रहते थे, ताकि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर उनको जाना हो तो वो नदी को पार करके भी जा सकते थे और वो फसलों का उत्पादन भी आसानी से कर सकते थे। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि पहले लोग नदियों के किनारे क्यों रहते थे, तो उसके दो रीजन आ गए। पीछे क्वेश्चंस भी आता है तो इसको ध्यान में रखना आप लोग, क्यों रहते थे। एक तो वो फसल उत्पादन के लिए, उसके साथ ही कि पहले इतनी व्यवस्थित सड़कें नहीं थी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके, इसलिए वो नदियों से कनेक्टेड, एक रोड को दूसरे रोड से कनेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। अब देखो और क्या दे रखा है इसमें, इन इनिशियल टाइम्स व्हेन टेक्निक्स वर नॉट नोन, दे रखा है। अब प्राचीन समय में कोई अच्छी तकनीक उस समय नहीं थी। एग्रीकल्चर वॉज रेनफिट, कृषि जो थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, बारिश के ऊपर। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मानसून वॉज डिस्कवर्ड, अब देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ, डायरेक्शन, मानसून का जो डायरेक्शन डिस्कवर्ड यानी कि उसकी खोज हुई थी। ट्रेडर्स सेल्ड अलोंग विद द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड द मेडिटेरियन रीजन एंड रिच्ड इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। देखो क्या दे रखा है, ट्रेडर्स का मतलब होता है जो भी व्यापारी होते हैं, सेल्ड अलोंग विद द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी का मतलब होता है भूमध्य सागर, हिंदी में जिसको भी लिखना हो मीनिंग लिख देना, भूमध्य सागर रीजन एंड रिच्ड इंडिया, कहाँ तक आए थे वो, साउथ ईस्ट एशिया तक। दस द नॉलेज ऑफ मानसून एनेबल्ड आवर एंसेस्टर टू कैरी आउट ट्रेड एंड एस्टेब्लिश कल्चरल रिलेशनशिप विद कंट्रीज इन वेस्ट एशिया एंड अलोंग द मेडिटेरियन सी। अब देखो क्या दे रखा है, दस द नॉलेज ऑफ मानसून एनेबल्ड, उस समय लोगों के पास मौसम की या मानसून से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं होती थी। आवर एंसेस्टर टू कैरी आउट ट्रेड एंड एस्टेब्लिश कल्चरल रिलेशन, इसलिए हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया, कैरी आउट ट्रेड, उन्होंने अपने व्यापार को, एस्टेब्लिश कल्चर और अपने संस्कृति को, रिलेशनशिप दूसरे कंट्रीज के साथ क्या कर दिया, रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। कहाँ पे बनाए थे, इन वेस्ट एशिया एंड अलोंग द मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर, और वेस्ट एशिया का क्षेत्र था वहाँ पर, क्योंकि लोगों के पास उस समय मॉनसून से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर जानकारी उनके पास अवेलेबल नहीं होती थी। Geography also explain us the India has a long coastline with many harbors and natural ports। और क्या बता रहे हैं, ज्योग्राफी के अंदर ही हमको पता चलता है कि इंडिया के अंदर लंबे लंबे, कोस्टलाइन का मीन्स होता है तटीय क्षेत्र, विथ मैनी हार्बर्स, हार्बर्स का मीन्स क्या होता है, बंदरगाह। बंदरगाह आप लोगों ने नाम सुना होगा, अब जिसको अपन पोर्ट्स बोलते हैं। हार्बर्स जो थे वो नेचुरल हुआ करते थे पहले, एंड नेचुरल पोर्ट्स अब यहाँ पर दे रखा है ऐसे, पहले बने हुए थे। लोग व्यापार किसके थ्रू करते थे, अभी भी बड़ी बड़ी शिप जो आती है वो कहाँ से आती है, समुद्रों के माध्यम से आती है। तो समुद्र के
ऊपर जो बड़े बड़े पोर्ट बने हुए होते हैं उन्हीं को हार्बर्स कहा जाता है, वही होते हैं बंदरगाह। तो उनके थ्रू वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार का काम करते थे। These harbors and ports helped our ancestors to trade with people of distant places like Rome, Mesopotamia, Egypt and South Asia। अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहाँ पर बिजनेस करते थे, दे रखा है। These harbors and ports helped our ancestors, यानी ancestor का मीन्स वही है हमारे पूर्वज, to trade with people of distant places like कहाँ के देशों के साथ करते थे, रोम के साथ, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड साउथ एशिया। अंडरलाइन कर देना, इन चारों सिटीज़ के बारे में दे रखा है, इन चारों देशों के साथ हमारे व्यापार होते थे। Geography also explain us how the mountain passes in the Himalaya range made it possible। अब क्या दे रखा है, अब इसमें हिमालय रेंज के बारे में बता रखा है। अब हिमालय, आपके नाम तो सुना होगा आपने हिमालय पर्वत का। हिमालय क्या करता था, अभी तो आप लोग की इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। हिमालय पर्वत जो है हमारे देश में एक बैरियर के रूप में खड़ा है। कह सकते थे कि जो भी पहले दूसरे देश से जो भी विदेशी लोग आते थे, इन्वेडर्स यानी कि आक्रमणकारी आते थे, फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, तो वो क्या करते थे, जैसे फर्स्ट में जो भी आए थे तो उनको वो रोकने का काम करता था। यानी कि हर किसी कोई अपने यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता था, एक अवरोधक के रूप में खड़ा हुआ था। लेकिन कुछ पासेस थी, यानी कि कुछ दर्रे थे, कुछ रास्ते थे, और जब आप 7th क्लास में जाओगे तो उसके नाम भी आएंगे, ख्याबर और बोलान। तो उन रास्तों के थ्रू वो क्या करते थे, अपने भारत में प्रवेश कर जाते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, पहले वो बिजनेस करने के व्यू से यहाँ पर आए थे कि भारत में पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे जब उन लोगों को पता चला कि भारतीय लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम यहाँ की पूरी संस्कृति के ऊपर, बिजनेस के ऊपर अपना दबाव बना सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते उन लोगों ने क्या कर दिया, भारत में अपनी पोजीशन अच्छी बनाना स्टार्ट कर दिया था। और आप लोगों को ये तो सुना ही है कि पहले अपना देश क्या हो गया था, गुलाम हो गया था। तो वो गुलाम इसी वजह से हुआ था कि धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग रास्तों से भारत में आना स्टार्ट कर दिया था, और हमारे यहाँ के जो बिजनेस थे उन लोगों ने करने स्टार्ट कर दिए थे। तो अब यहाँ पर ये दे रखा है, Geography also explain us how the mountain passes in the Himalaya range made it possible for people from Iran, Afghanistan and Central Asia to enter India। दे रखा है, यहाँ से वो लोग क्या करते थे, भारत में प्रवेश करते थे। These people were either invader or immigrants। अब इसके अंदर कौन कौन से लोग होते थे, इन्वेडर का मीन्स होता है आक्रमणकारी, एक देश से दूसरे देश के ऊपर जो भी अटैक करता है उनको बोला जाता है इन्वेडर। और इमिग्रेंट्स का मतलब होता है अप्रवासी, जो अपने देश में नहीं रहता हो। The passes also helped in trade between India and Central Asia and West Asia during the ancient times। अब क्या दे रखा है, the passes also। अब ये जो passes बने हुए थे वो क्या करते थे, हेल्प करते थे। किस में हेल्प करते थे, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार बिटवीन इंडिया, किस के साथ, इंडिया और सेंट्रल एशिया के साथ, वेस्ट एशिया और एंशिएंट टाइम्स में जो भी शहर होते थे उनके साथ व्यापार करने में वो हेल्प करते थे। The seas and the mountains also acted a natural frontier। अब दे रखा है सीज और माउंटेन्स। अभी मैंने हिमालय माउंटेन के बारे में बताया आपको, ये भी क्या करते थे, नेचुरल फ्रंटियर का मतलब वही एक सामने आक्रामक के रूप में खड़े रहना। सैनिक कैसे खड़ा रहता है फ्रंट में, उसी प्रकार से ये भी जो भी बाहर से आते थे उनको रोकने का काम ये करते थे। We must observe the past from both spatial and chronological points of view to develop a greater understanding of past events। अब इतना लेसन हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसमें मैंने आपको स्पेशल, लोकल और क्रोनोलॉजिकल कालक्रम के व्यू से मैंने आप लोगों को बता दिया हमारे पास्ट में क्या क्या होता है, हम ज्योग्राफी के थ्रू अपने पास्ट को कैसे समझ सकते हैं, हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री की डेट कैसे फिक्स होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री को जानना, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसके 2 पार्ट्स दे रखे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। लेसन फर्स्ट हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है, पार्ट 3 उसका स्टार्ट करते हैं। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड कहाँ से आता है, फूड के सोर्सेज पढ़े हमने। उसके बाद हमने पढ़ा फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से मिलने वाला फूड जो होता है उसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था सीरियल्स, उसके बाद पढ़ा था वेजिटेबल एंड लास्ट पढ़ा था फ्रूट्स। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं पल्सेज वाला, ठीक है। तो आप नोट्स बना रहे हो, तो फर्स्ट क्या था, सीरियल्स, वेजिटेबल,
फ्रूट्स, उसके बाद नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस आर दाल्स, दाल जनरली हिंदी में आपको पता है दैट वी ईट आर प्लांट सीड। पल्सेस जो हम खाते हैं वो पल्सेस प्लांट का कौन सा प्रोडक्ट है? सीड। फ्रूट बन रहा है और फ्रूट के अंदर जो छोटा सा होता है वो होता है सीड। हम उसी सीड को निकाल के दाल के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो हमारे घर में जो दालें आती हैं वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? वो सीड पार्ट है। पल्सेस कंटेन प्रोटीन, पल्सेस के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। इसीलिए घर में बोलते हैं जब भी आपको लगता है कि पल्सेस अच्छी दाल जब भी बनती है तो आप मुंह बिगाड़ते हो या कहते हो किसी किसी को दाल अच्छी नहीं लगती, तो घर में बोलते हैं ना पेरेंट्स की दाल तो आपको खानी चाहिए, दाल नहीं खाओगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। सुना होगा आपने, यहाँ लिखा है पल्सेस कंटेन प्रोटीन। जैसे मैंने आपको बताया था सीरियल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप नोट्स बनाओ तो उसमें लिखना सीरियल्स, सीरियल्स के 2-4 नेम लिख देना, व्हीट, बार्ले, ये वगैरह, और फिर उससे लिखना कि सीरियल से हमको मिलता क्या है, तो एरो निकाल के लिखना कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर पढ़ा था हमने वेजिटेबल और फ्रूट्स, उससे क्या मिलता है? तो उससे मिलता है हमें मिनरल और विटामिन। पल्सेस से क्या मिलेगा? तो प्रोटीन, ठीक है। इन चीज़ों को हम खाते हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए खाते हैं, ऐसे ही नहीं कि हाँ ये टेस्ट में अच्छा है तो हम इसको खाए जा रहे हैं। पल्सेस से प्रोटीन मिलता है। विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। पल्सेस किडनी बीन्स यानी राजमा, पिजन पी यानी अरहर, ब्लैक ग्रेम यानी उड़द, पीज यानी मटर, पता है, ग्रेन्स यानी चना, एक्सेट्रा आर पल्सेस। ये सारी दालें आपके घर में डेली यूज होती है, आपको नाम सारे पता होंगे। पल्सेस द मूंग और चना कैन बी टेकन इन द ब्रेकफास्ट आफ्टर स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का मीनिंग होता है ये जर्मिनेट, मतलब ये कि कुछ ऐसी दालें होती है पल्सेस, जैसे एक तो ले लो मूंग की दाल और एक ले लो चना, ग्रैम सीड। इनको अगर आप पूरी ओवरनाइट तक आप इनको डीप वाटर में भिगो के रखते हो तो उनमें से क्या निकलते लगते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये डायग्राम देखो, यहाँ नहीं दिखे तो बुक में से देखो। आपने देखा भी होगा कि रात भर अगर किसी सीड को 24 आवर्स या उससे भी ज़्यादा अगर उसको कपड़े में बांध के रखते हैं क्लोथ में घर पे, तो उसमें से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड। यानी ये जो सीड है वो कैसे? स्प्राउटेड सीड, जर्मिनेट हो जाते हैं, इनमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है जिसको बोलते हैं प्लमल। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये 2 दालें ऐसी हैं जिनको स्प्राउटिंग के बाद खाया जाता है। तो ये अगर ब्रेकफास्ट में इनको लिया जाए कच्चा, बिना रॉ मटेरियल के रूप में अगर लिया जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है कि अगर आपने कभी स्प्राउटिंग सीड नहीं देख रखे हो तो आप ये एक्टिविटी करके देखो। वही चीज़ें, कुछ नहीं, कुछ भी मूंग या ग्रैम सीड दोनों में से किसी को एक को लो और उनको ओवरनाइट पानी में भिगो के रखो, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम बोलेंगे स्प्राउटेड सीड। ऑयल्स, वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स फॉर प्रिपेयरिंग अवर मील यानी हमारा फूड, उसको प्रिपेयर करने के लिए हम बहुत सारे ऑयल्स यूज़ करते हैं। प्लांट्स आर द मेन, यहाँ पे ऑयल सिर्फ एडिबल ऑयल्स की बात हो रही है, खाने योग्य। प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एडिबल ऑयल। मोस्ट ऑफ द ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग द सीड्स और द ड्राइड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन एंड ऑलिव ऑयल्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीड ऑयल। अब आप सोचोगे कि ये किस में आ रहा है? फूड फ्रॉम प्लांट। ऑयल किससे मिल रहा है? प्लांट से। तो आप इमेजिन करोगे कि प्लांट पे ऑयल कैसे लग सकता है? तो ऑयल लगता नहीं है। ऑयल जो होता है वो फ्रूट में से जो सीड निकलते हैं उन सीड में से ऑयल निकाला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ऐसी मील्स होती है, ऐसी चक्कियाँ होती है जहाँ पर ऑयल निकालते हैं। सरसों के बीज में से, सरसों के जो दाने होते हैं उनमें से ऑयल निकाला जाता है। कोकोनट का ऑयल तो आप सबको पता ही है, जो हेयर ऑयल के रूप में यूज़ करते हैं, एज वेल एज साउथ के लोग कोकोनट ऑयल से खाना भी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऑयल हमारे घर में यूज़ होते हैं ना, कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन, ऑलिव ऑयल, ऑलिव जैतून का तेल, ठीक है। ये सब कॉमनली यूज्ड सीड ऑयल है या जो सीड से निकालते हैं। अब उन सीड से कैसे निकालते हैं ये यहाँ लाइन मेंशन की है। प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल। मोस्ट ऑफ द ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग द सीड्स और ड्राइड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। सूखे हुए फ्रूट में जो सूखे हुए सीड्स होते हैं उनको क्रश करते हैं। वो जो मशीन होती है ना वो बहुत ज़्यादा उनको हाई प्रेशर में क्रश करती है, जिनमें से उसमें से ऑयल निकल जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, ऑयल किस सीड में ऑयल है ये देखना हो तो आप एक टेस्ट भी कर सकते हो। आई थिंक इस बुक में नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ।
जैसे किसी सीड को आप पेपर में रख के देखो, जैसे आप आलमंड्स को ले लो, बादाम या कैश्यू काजू को ले लो, उनको आप एक पेपर में रखो। पेपर में रखने से क्या होगा, आप उनको रैप कर दो, थोड़ी देर रखने के बाद आप उसको जब खोलोगे तो आपको दिखेगा कि उस पेपर पे सारा ऑयली सब्सटेंस आ गया। दैट मीन्स ये कि उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑयल का अमाउंट प्रेजेंट है। तो किस सीड में ऑयल है उसके लिए आप थोड़ी सी छोटी सी एक्टिविटी करके देख सकते हो। तो इस तरह से ऑयल हमें ऑब्टेन होता है, जिसको बोलते हैं क्रशिंग द सीड्स। सीड्स को बहुत ज़्यादा क्रश कर देते हैं, दबा देते हैं। नेक्स्ट पल्सेस, ऑयल्स। अब उसके बाद आ गया स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले। स्पाइसेस आर सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट टू दैट एड फ्लेवर टू अवर फूड। एसाफोइटिडा, जिसका मीनिंग है हींग। ये जो नेम है ना इसका, ये क्या है, बॉटनिकल नेम है, यानी कि इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको एसाफोइटिडा बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे हम, हींग, जो आप सबने देखा है, पता है आपको। रेड चिलीज, टर्मरिक हल्दी, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, ये रहा। मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों, क्लोव्स यानी लौंग, जिंजर यानी अदरक एंड कोरिएंडर धनिया आर सम ऑफ द स्पाइसेस यूज्ड इन अवर हाउसेस। ये सारे वो स्पाइसेस जो कॉमनली हमारे घर में यूज होते हैं फूड बनाने के टाइम पे। स्पाइसेस जो होते हैं ना, ये इनको क्यों यूज करते हैं, एक तो इनसे हमें कुछ अच्छी चीज़ तो मिलती होगी, साथ में ये डालने से हमारे फूड का फ्लेवर जो होता है वो चेंज हो जाता है, हमें थोड़ा अच्छा लगता है। ये दो डायग्राम्स दे रखे, मस्टर्ड और क्लोव्स यानी लौंग का। बेवरेजेस, एनी ड्रिंक, मैंने बताया था अभी वहाँ आया था बेवरेजेस। एनी ड्रिंक अदर देन वाटर इज कॉल्ड अ बेवरेज। अगर वहाँ मेंशन नहीं किया हो तो इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना अपनी बुक के अंदर, और नोट्स में भी लिख देना बेवरेज की डेफिनेशन क्या है, एनी ड्रिंक अदर देन वाटर। वाटर के अलावा कोई सा भी ड्रिंक जो लिक्विड फॉर्म में हो, जिसको हम इनटेक करते हैं। ऑल बेवरेजेस वेदर एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। द मोस्ट कॉमन बेवरेजेस आर टी एंड कॉफी। टी इज, हाँ अब ये बोल रहा है कि बेवरेजेस जो होते हैं वो एल्कोहलिक भी होते हैं और नॉन एल्कोहलिक भी होते हैं। एल्कोहलिक यानी ये कि जिसमें एल्कोहल अमाउंट होता है, जैसे शराब, सबने सुन रखा है, वाइन वगैरह, तो वो भी बेवरेज में आती है। और कुछ होते हैं नॉन एल्कोहलिक, जैसे कॉफ़ी और टी। ये सब किससे मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन बेवरेज यहाँ पे दो रखे, टी और कॉफ़ी। टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट, टी प्लांट, एंड कॉफ़ी फ्रॉम द बीन्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट। चाय पत्ती जो होती है टी हमारी, वो प्लांट का कौन सा प्रोडक्ट है, लीव्स। और कॉफ़ी जो है हमारा, वो क्या प्रोडक्ट है, बीन्स। कॉफ़ी के जो होते हैं वो बड़े बड़े बीन्स होते हैं, ऐसे शेप में बने हुए होते हैं, कॉफ़ी कलर के, उनसे कॉफ़ी का पाउडर बनता है। बीन्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट, कॉफ़ी प्लांट से वो कॉफ़ी के बीन्स ऑब्टेन होते हैं, जिनसे हम बेवरेज यानी कॉफ़ी टी बना सकते हैं। तो ये मैंने ये पूरा पढ़ा दिया, आप इसके नोट्स बनाना अच्छे से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि मधुमक्खियाँ किस प्रकार शहद बनाती है, आज हम पढ़ेंगे जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं, आप भी बहुत सारे जंतुओं को पालते होंगे घर के अंदर, तो उनको कुछ न कुछ खिलाते होंगे। तो उसी प्रकार हम देखें कि जंतु क्या क्या चीज़ खाते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके देखने के लिए। आपके सामने एक सारणी दे रखी है, आप भी अपनी रफ कॉपी के अंदर सारणी बनाकर बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। जंतु का नाम और खाया जाने वाला भोजन। जैसे भैंस, भैंस क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्तियाँ। आपने भी देखा होगा कि घास फूस वगैरह ये भैंस खा रही है। बिल्ली छोटे जंतुओं को खा लेती है, पक्षी को खा लेती है, दूध पीती है। चूहा क्या खाता है, तो यह आप प्रैक्टिकल घर पर देखो कि आपने किस किस चीज़ों, जैसे आपने देखा होगा गेहूँ वगैरह खाता है, तो इस प्रकार आपने, जैसे शेर क्या खा रहा है, मांस खाता है, हरी सब्जियां नहीं खाता है। कुत्ता
क्या खाता है, रोटी भी खाता है, मांस भी खाता है, हड्डियाँ वगैरह उसको बहुत पसंद है। तो आप घर पर भी ट्राई के लिए एक सारणी बना लो कॉपी के अंदर और देखो कि कौन कौन क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो इसके आधार पर यानी कि जंतुओं को हमने 3 वर्गों में बांट रखा है, विभाजित कर रखा है। खाने के आधार पर उसको खाने के आधार पर उसको 3 भागों में हमने बांट रखा है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो केवल पौधे यानी कि पादप उत्पाद ही खाते हैं, जो सिर्फ पौधों से प्राप्त भोजन करते हैं, उनको हम कहते हैं शाकाहारी जंतु। अब जैसे हरी सब्जियां या घास फूस या जो भी है वो शाकाहारी कहलाता है। अब जैसे गाय घास फूस खाती है तो वह क्या कहलाएगी, शाकाहारी। आगे मांसाहारी जंतु, जो केवल मांस खाता है, जो केवल क्या खाता है, मांस, तो उसको हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। और तीसरा है सर्वाहारी, जो पौधे और जंतु दोनों से खाद्य उत्पाद यानी कि भोजन की सामग्री प्राप्त करता है, खाता है, जो घास फूस भी खा रहा है, मांस भी खा रहा है, तो उनको हम क्या कहेंगे, सर्वाहारी। तो खाने के आधार पर पादपों जंतुओं को हमने 3 भागों में बांट रखा है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो केवल पादप उत्पाद पौधों से प्राप्त भोजन ही करता है उसको हम कहेंगे शाकाहारी। जो केवल मांस खाता है उसको हम कहेंगे मांसाहारी। जो पादप से प्राप्त भोजन और जंतुओं का मांस भी खाता है उसको हम कहेंगे सर्वाहारी। ओके, तो ये तीनों आप याद कर लो और एक सारणी बनाओ, मांसाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब देखो इसके अंदर दे रखा है गाय, जैसा कि मैंने पहले बताया गाय सिर्फ पौधों से प्राप्त भोजन ही करती है तो उसको हम कहेंगे शाकाहारी जंतु। शेर केवल मांस खाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मांसाहारी। कौवा क्या खाता है, मांस भी खाता है, पौधों से प्राप्त भोजन भी करता है। कुत्ता मांस भी खाता है और पौधों से प्राप्त भोजन भी करता है, तो वह भी सर्वाहारी कहलाएगा। इस प्रकार हमने लेसन 1 के बारे में पढ़ा। हम भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं, जंतुओं पर निर्भर हैं। हमें पौधों से और जंतु से कौन कौन से खाद्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। खाने के आधार पर हमने जंतुओं का विभाजन भी किया। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स आएंगे, एक बार इस लेसन को पढ़कर इसके क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी के अंदर नोट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।